हाँ, अब बात करते हैं कि पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर मीन्स कितना पेनिट्रेट कर सकता है, एक्सरे जो है कितना पेनिट्रेट कर सकता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सरेटिंग पोटेंशियल पे। जैसे जैसे पोटेंशियल हमारा बढ़ता जाएगा, जो एक्सरेज प्रोड्यूस होगा उसका पेनिट्रेटिंग पावर भी बढ़ता जाएगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एक्सरेज हमारा उतना ही खतरनाक होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम एक्सरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे, जो एक्सरेज प्रोड्यूस होगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एनर्जी बढ़ती जाएगी तो उसका पेनिट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा। पेनिट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा तो वो उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। जब भी जाते हो, जब भी किसी का हड्डी बोन अगर फ्रैक्चर हुआ हो, कभी जो हॉस्पिटल में स्कैनिंग किया हो, एक्सरे स्कैनिंग किया हो, देखना वो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है एक्सरे को ऑन करता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। क्योंकि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्सपोज होना तो उससे जो है कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो एक्सरेज क्या करता है, जब हम बोन्स का, जब हाथ का जो हम स्केच लेते हैं, है ना, तो हड्डियों के थ्रू हड्डियों को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, मसल्स को, हमारे स्किन को पेनिट्रेट कर देता है, बट हड्डियों को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो इसलिए जो हमारा हड्डियों का जो है एक इमेज जो है, एक जो आगे एक कॉपी होता है, उस पर जो हमारा इमेज बन जाता है, ठीक है। क्योंकि वहां से जो है हड्डियों से होकर हमारा एक्सरेज पास नहीं कर पाती है, और जहां से एक्सरेज पास कर पाती है वो हमारा व्हाइट हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये कंटिन्यूअस एक्सरेज के बारे में हमने पढ़ लिया। लेट्स टॉक अबाउट दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा एटम्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं, है ना। हमें मालूम है कि जो भी एटम्स होता है इस वर्ल्ड में, जो भी हमारे पास मैटर्स है, वो जो क्या एटम से या मोलिक्यूल से मिलकर बना है। मोलिक्यूल्स फर्दर जो है एटम से मिलकर बना है, ठीक है। तो एटम्स में जो ज्यादातर जो मास जो हमारा होता है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी उस न्यूक्लियस के अबाउट जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते रहते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है। इस ऑर्बिट को के बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को के बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट को एल बोलते हैं, और थर्ड को एम, के एल एम, फिर आता ओ, ठीक है, के एल एम एन, एन पर से आता है ओ, ठीक है, एन पर से आता है क्या, ओ, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे डिफरेंट ऑर्बिट्स। इस डिफरेंट ऑर्बिट्स में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ना रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, ऐसे हमारा जो बढ़ता रहता है, उसका हमारा कोई टेंशन नहीं, उसको मैं नहीं पढ़ना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 8 3 ऐसे जो इलेक्ट्रॉन जो इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इस एक्सरेज में क्या होता है कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, वो ये जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन उसको नॉक आउट कर देता है। नॉक आउट मीन्स कर देता है, मीन्स अगर कोई भी एक्सरेज का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चाहे इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चाहे किसी भी ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो मान लो अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से अगर कोलाइड करे, तो इसको क्या करेगा, नॉक आउट कर देगा। मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऑर्बिट से बाहर निकाल देगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये एनर्जी अगर इससे कोलाइड किया तो उतनी ज्यादा एनर्जी जो इसको भी मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे इसको एनर्जी मिली, सुफिशियंट एनर्जी मिली, वो क्या, इस इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर सेकेंड ऑर्बिट में जैसे जैसे ऑर्बिट हमारा बढ़ता जाता है, एनर्जी जो है बढ़ती जाती है, माइनस में घटती जाती है, पॉजिटिविटी में बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी हमेशा निगेटिव आएगी, अगर अनबाउंडेड है तो उसकी एनर्जी जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस से बाउंडेड है, जैसे हम अगर किसी से कर्ज ले रहे हैं तो हम जो क्या हो जाते हैं, बाउंडेड हो जाते हैं, है ना, उस कर्ज की तरह बाउंडेड। जब तक हम वो कर्ज मुक्त नहीं कर सकते, हम उस
उससे जो है पीछा नहीं छोड़ा सकते। सेम लाइक दिस इन न्यूक्लियस विच एवर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, उनके पास कर्ज होता है कितने एनर्जी का, वो जितने पास होंगे न्यूक्लियस के उतनी ज्यादा उनके पास निगेटिव एनर्जी होगी, कर्ज होगा निगेटिव। ठीक है, निगेटिव मीन्स कर्ज। ये जब तक इतना एनर्जी उनको मिलेगी नहीं पॉजिटिव में, इतनी एनर्जी जब तक उनको मिले नहीं तब तक जो है इस ऑर्बिट को वो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो इस ऑर्बिट को छोड़ नहीं सकते जब तक इतनी एनर्जी उनको ना मिले। ठीक है, जो भी बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हो सकता है कि इसको नॉक कर दे, है ना, फर्स्ट वाले ऑर्बिट को नॉकआउट कर दे या सेकेंड वाले ऑर्बिट को नॉकआउट कर दे, किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक एनर्जी था इसका -13.6, इसका -3.4, उसके बाद -1.5 आता है, उसके बाद 0.84 आता है। ऐसे जो हमारी एनर्जी जो है घटती जाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच और कम, जैसे जैसे दूर जाते जाते एनर्जी गैप जो है हमारा जो है कम होता जाता है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, है ना। तो मान लो अगर अगर जो भी फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है इसको जो है नॉकआउट कर दिया, ठीक है, के वाले सेल में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट सेल में है हमारा एक गैप क्रिएट हो जाएगा, फर्स्ट सेल में हमारा एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब उस गैप को फिल करने के लिए, इस गैप को कंप्लीट फिल करने के लिए क्या होगा, या तो L से हमारा इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएगा, या M से इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाएगा, या N से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे उस जगह को ऑक्युपाइड कर लेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसकी एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव है इससे, इसकी एनर्जी नेगेटिव में ज्यादा है और इसकी नेगेटिव में कम है। मीन्स अगर एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी उससे भी ज्यादा है, उसकी एनर्जी और उससे भी ज्यादा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मतलब कि हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में जाएगा तो कुछ न कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। ठीक है, कुछ न कुछ एनर्जी जो है क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन जो अगर यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो उसको बोलते हैं के अल्फा, क्या बोलते हैं, के अल्फा। ठीक है, अगर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सरेज प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं के अल्फा। ठीक है, या अगर थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में जाता है तो उसको बोलते हैं के बीटा। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है तो उसको के बीटा बोलते हैं, और फोर्थ वाले से अगर फर्स्ट में जाता है तो उसको बोलते हैं के गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अभी ये तीन ही देखो। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में जा रहा है तो उसको बोलते हैं के अल्फा, अगर सेकेंड से फर्स्ट में जा रहा है तो के बीटा, और अगर फोर्थ से फर्स्ट में जा रहा है तो के गामा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ने हमारे सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है नॉकआउट कर दिया, है ना, बाहर निकाल दिया, अगर सेकेंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन उसको जो है नॉकआउट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आके जो है इसको ऑक्युपाइड कर सकता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एल अल्फा। ठीक है, फिर अगर एक ऊपर मान लो थर्ड से अब फोर्थ से है तो उसको बोलेंगे एल बीटा एंड एल गामा। समझ में आ रहा है। फिर अगर एम का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, एम का इलेक्ट्रॉन अगर नॉकआउट हुआ तो क्या होगा, एम अल्फा, एम बीटा एंड एम गामा। ये सब पॉसिबिलिटी है ना, इतने सारे एक्सरेज प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इसमें बताओ इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किस एक्सरेज के कोरस्पॉन्डिंग हमारी एनर्जी जो है ज्यादा होगी। अगर इन तीनों में अगर हमारा कंपेरिजन करने को बोला जाए तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, के अल्फा, के बीटा या के गामा। ठीक है, कुछ अनुमान लगा पा रहे हो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो होता है -10.2 का, 10.2 का गैप होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ठीक है, फिर इन दोनों का गैप और बढ़ गया, इन दोनों का गैप और बढ़ गया, मीन्स इसमें जो है के गामा की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। मीन्स इसको अगर हम ऐसे ऑर्डर में लिखें तो के गामा की कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि गैप क्या है, ज्यादा है, गैप क्या है, इतना ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों के बीच गैप और कम है, इन दोनों के बीच गैप और कम है। सिमिलरली अगर इनकी एनर्जी की बात करें, है ना,
अच्छा, ये एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर से अगर इस अंदर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अगर फील करते हैं तो हमारा एनर्जी रिलीज होता है ना, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव में एनर्जी ज्यादा है, इनके पास इससे ज्यादा एनर्जी। तो अगर इसको अगर लो ऑर्बिट में जाना है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी जो है रिलीज करनी पड़ेगी। अगर मान लो इस वाले से इसमें जाता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो है हमारा एक स्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर यहाँ से एनर्जी अगर यहाँ से सेकंड में जाता है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग हमारी जो है एनर्जी जो है कुछ 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 11.12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, मैं ये बता रहा था कि इसमें जैसे जैसे ऑर्बिट से हम दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी एनर्जी जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, वैसे वैसे एनर्जी जो है बढ़ती जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसकी एनर्जी जो है उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी, उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, मीन्स उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। मोर नेगेटिव मीन्स मोर लेस एनर्जी, मोर नेगेटिव मीन्स लेस एनर्जी। ठीक है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी और कम होगी। तो कभी भी ट्रांजिशन होगा तो हाई ऑर्बिटल से लो ऑर्बिट की तरफ ही होगा। कभी भी ट्रांजिशन होगा तो हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट की तरफ ही होगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन के हमारे कई सारे पॉसिबिलिटी हैं। अगर मान लो हमारा एक इसमें से इस वाले में से कोई इलेक्ट्रॉन अगर नॉकआउट होता है, नॉकआउट किसकी वजह से हो रहा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। मैंने बताया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैसे फास्ट मूविंग होते हैं, उनको जो एक्सीलरेट कराया जाता है। ठीक है, एक्सीलरेट कराया जाता है तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके अपनी सारी एनर्जी उसको दे दे, है ना। ये यहाँ से इस ऑर्बिट से क्यों बाहर आएगा, जब उसको उतनी एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी मिले, कम से कम उतनी एनर्जी मिल जाए तो इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाएगा, है ना। तो सेम यहाँ भी होता है, इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से उसको जो है एनर्जी जो है मिल जाती है, तो ये इस ऑर्बिट को छोड़ के अपना बाहर निकल जाता है। अब ये वाली जब ये बाहर चला जाता है तो इस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस जगह को वैकेंट करने के, इस जगह को फिल करने के लिए, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन चला गया उसको ऐसे वैकेंट हो गया, इसको फिल करने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हाई ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट। तो हाई ऑर्बिट में हमारे कई सारे ऑर्बिट्स में है ना, एल है। अगर मान लो के से हमारा इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है तो एल से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, एम से आ सकता है, एन से आ सकता है, ओ से आ सकता है। ठीक है, तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है तो उसको बोलते हैं अल्फा, के अल्फा। ठीक है, इसको हम बेसिकली सीरीज बोलते हैं, एक्स-रे सीरीज, इसको बोलते हैं के सीरीज, इसको बोलते हैं एल सीरीज, इसको बोलते हैं एम सीरीज, उसके एन के कोरस्पॉन्डिंग एन सीरीज आ जाएगा। ऐसे जो बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे, मैंने 3-4 यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, ऐसे कई सारे सीरीज होंगे, है ना। ये अल्फा बीटा गामा कैसे लिख रहा हूँ, जस्ट पहले वाले, जस्ट उसके ऊपर वाले ऑर्बिटल से अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो अल्फा, उसके सेकेंड वाले से अगर ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, फिर से बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा के एल एम एन एन, है ना। तो अगर हमारा यहाँ से ट्रांजिशन होता है, एल से ट्रांजिशन होता है इसमें, तो हो गया अल्फा ना, के अल्फा। के किसके क्रॉसवाइंडिंग, क्योंकि के ऑर्बिट में जा रहा है। ठीक है, और ठीक है, तो हमारा जो हाँ, अगर ये जस्ट पहले वाले से आ रहा है, सेकेंड वाले ऑर्बिट से अगर के हमारा, तो के अल्फा, है ना। एम से आ रहा है, एम से ट्रांजिशन हो रहा है इसमें, तो ये हो गया हमारा के बीटा, है ना। और इस वाले ऑर्बिट से आ रहा है अगर सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट से, तो ये आ रहा है हमारा के गामा। ठीक है, के गामा। ओके, तो ये समझ में आ गया। नाउ एल अल्फा एल बीटा, अगर मान लो सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, ये बाहर चला गया, तो हमारा इससे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इससे आ सकता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एल अल्फा, इसको बोलेंगे एल बीटा, और इसके बाद जो ऑर्बिट होगा उससे अगर जाता है तो एल गामा। ठीक है, उसी तरह एम का भी है, एम अल्फा, एम बीटा, एम गामा। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है
इसका माइनस 13.6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 13.6 जेड स्क्वायर समथिंग होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना, करेक्ट कर लेना। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर समथिंग जो है फंक्शन होता है। जेड इज मास, जेड इज न्यूक्लियर मास एंड एक्स इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, एक्स इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, 13.6 होता है हाइड्रोजन के केस में, 13.6 होता है किसमें, हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, तो जो और तरह अगर कोई न्यूक्लियस हो तो उसका जो एनर्जी होगा फर्स्ट ऑर्बिट में दैट विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सेकेंड में होगा माइनस 3.4 जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3.4 जेड स्क्वायर। जैसे मान लो सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी है, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी है तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू 2 पुट कर दो। ठीक है, ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर मान लो हाइड्रोजन का है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होगी, हीलियम का है उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी अलग होगी, कैल्शियम है या निकेल है, आयरन है, उसके अकॉर्डिंग जब हम जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी वो आ जाएगी। ठीक है, अभी जो मैंने माइनस 13.6 लिखा था वो हाइड्रोजन के केस में था। ठीक है, एक मिस्टेक हो गया, माइनस 13.6 था वो हाइड्रोजन के केस में था। ठीक है, तो जो भी है, लेकिन जो भी होगा कोई भी एटम्स होगा तो उसमें फर्स्ट वाले ऑर्बिट में एनर्जी सबसे कम होगी, सेकेंड वाले में उससे ज्यादा होगी, थर्ड वाले में उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, है ना। इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है माइनस इसमें जो ऑर्बिट में एनर्जी है, उतनी एनर्जी जो हमेशा जो है रिलीज होगी। और कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट की तरफ ही होगा, हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट की तरफ एनर्जी ही जो है हमारा ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था के अल्फा, के बीटा, के गामा, किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो के गामा की एनर्जी ज्यादा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है सबसे ज्यादा है। सिमिलरली उसके बाद कौन सा है, के बीटा, क्योंकि गैप कम हो गया, तो इसमें इतना गैप था, इसमें इतना गैप है और इन दोनों के बीच में और कम हो गया। ठीक है, तो जो हमारा एनर्जी का ट्रांजिशन है, जो एनर्जी का जो हमारा जो ऑर्डर है वो ये है। ठीक है, जो हमारा ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, वो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, बीच बीच कंटिन्यूअस एक्सरेज की तरह ही ग्राफ है, यहाँ पे हमारा लैम्डा मिनिमम। ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सरेज की तरह ही ग्राफ है, बट इसमें क्या होता है बीच बीच में स्पाइक्स आते हैं, क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए जो इसमें एक स्पाइक्स बनता है। ठीक है, और स्पाइक्स में अगर ये वाला जो होगा के अल्फा होगा, इधर वाला के बीटा होगा, ये वाला के गामा होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि के गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद इसकी एनर्जी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो जो है क्या होगा, छोटा होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके बाद लैम्डा 1, लैम्डा 2 और मान लो इसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा 3 है, तो वी कैन से दैट लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 3। क्योंकि उसी तरह हमारा एल के केस में भी हम कर सकते हैं, है ना, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, तो एल अल्फा इधर होगा, एल बीटा इधर होगा, एल गामा इधर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे मान लो अगर हमने एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अल्फा है या जो इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल अगर हम बढ़ाते हैं तो इन सबके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है या एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वी नो दैट दिस इज प्रोड्यूस दिस ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, किसी एटम्स में ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है। और हमारा अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी बढ़ेगी, ट्रांजिशन की एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं यानी कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल अगर हम बढ़ाते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, जो एनर्जी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, चेंज किसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा, एल लैम्डा मिनिमम की जगह में। ठीक है, क्योंकि लैम्डा मिनिमम इज डिपेंड्स अपॉन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, लैम्डा मिनिमम किस पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल हमारा बढ़ता जाएगा लैम्डा मिनिमम हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। बट इन सबके कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। ठीक है, इस चीज से हम इस पे जो है हमारा इसके एनर्जी पे या इनके वेवलेंथ पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएं तो इन दोनों का जो गैप है, जो डिफरेंस है वो हमारा बढ़ेगा।
जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारा बढ़ेगा, क्योंकि लेमडा मिनो विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, समझ में आया है ना। इन दोनों के गैप में भी कोई अंतर नहीं होगा, अगर किसी का भी गैप कर निकाले तो हमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर इनका हम डिफरेंस निकाले तो उसमें जो हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। बट इसके कोरोस्पॉन्डिंग चाहे के अल्फा हो, के बीटा हो, के गामा हो, चाहे एल हो, एल गामा हो, एल बीटा हो या एल अल्फा हो, है ना, इन तीनों के कोरोस्पॉन्डिंग जो हमारा इन दोनों का गैप हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा शिफ्ट होगा पोटेंशियल के बढ़ाने से। ओके, और क्या है इसमें, और कुछ नहीं। हाँ, ये भी एनर्जी है। अगर पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो हमारा बता रहा था कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है वो भी हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अगर हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आता है वो भी जो है हमारा लेफ्टवर्ड जो है शिफ्ट होता है। और बढ़ाए तो और जो है शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अगेन अगर पूछे गैप, तो अगेन जो है गैप जो है इंक्रीज होगा। अगर इसको लेमडा नॉट से रिप्रेजेंट करें, लेमडा नॉट इज व्हाट, वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी। लेमडा मिनो इज व्हाट, कट ऑफ वेवलेंथ। ये क्या बोलते हैं इसको, कट ऑफ वेवलेंथ। इससे हमारा छोटा वेवलेंथ पॉसिबल ही नहीं है, कट ऑफ वेवलेंथ। या ये बोल दिया, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म से बात करें तो इससे बड़ा फ्रीक्वेंसी जो है पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एफ क्या होता है, एफ इज 1/λ। ठीक है, लैम्डा इससे छोटा हमारा पॉसिबल नहीं है। और फ्रीक्वेंसी के टर्म से बात करें तो इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग, इस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है उससे बड़ा फ्रीक्वेंसी जो है पॉसिबल नहीं होगा। लेमडा के टर्म्स में याद रखो, लेमडा याद रखोगे तो फ्रीक्वेंसी उसका जस्ट रिवर्स कर देना है। ठीक है, इससे छोटा हमारा वेवलेंथ हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, ये समझ में अभी जो बात बताई मैंने।